नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो 12 दिन का जो युद्ध था ईरान और इजराइल के बीच में, वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक एक करके बहुत सारी परतें खुल रही हैं। जिन 4 लोगों की आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन चारों लोगों के बारे में कहा गया था कि पहले ही हमले में ये सारे लोग मार दिए गए। कानी की तो कल वीडियो भी आ गई थी, इस्माइल कानी की कल वीडियो आ गई थी। जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तस्वीरें आ गई थी, और अब ये पता चला है कि उनके एक एडमिरल और जनरल जो थे जिनको मारे जाने की बात थी, वो सारे लोग भी जिंदा हैं। उनके नाम, उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल ही ये खबर आई थी कि एटॉमिक सेंटर्स बर्बाद करने की, फोर्दो और बाकी जगहों पर जो बात हुई थी, जो दावे हुए थे, वो भी झूठे निकले। हकीकत ये है कि अमेरिकी बमबारी में कुछ गेट और कुछ चीजें टूटी हैं, लेकिन जो एटॉमिक उनका प्रोग्राम है, खास तौर पे यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है, वो अपने तरीके से जारी है। इधर नेतन्याहू बहुत बुरे फंसे हुए हैं। उनके ऊपर जो मुकदमा है, वो मुकदमा अब फिर शुरू होना है, और हालत यह है कि ट्रंप अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों को बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी लड़ाई में इजराइल दुनिया भर में जिस तरह से बदनाम हुआ है, वो अपने आप में अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। इसके पहले इजराइल कभी इस तरह से बदनाम नहीं हुआ था, और वो भरम तो टूट ही गया कि सबसे सुरक्षित देश है, उसका कुछ हो नहीं सकता, कोई मिसाइल उस पर नहीं गिर सकती। कल ट्रंप थे नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में उन्होंने कहा कि इजराइल हैज बीन हिट हार्ड, रियली हिट हार्ड, यानी इजराइल पे जबरदस्त मार पड़ी है, बहुत ज्यादा मार पड़ी है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक शानदार मुल्क है, उसके पास तेल है, वो फिर उठ खड़ा होगा, और चाइना के साथ अब वो व्यापार कर सकता है तेल का। वैसे भी ईरान पहले से चाइना के साथ व्यापार कर रहा था। अमेरिका के ऑर्डर की जरूरत न ईरान को है, न चाइना को है, लेकिन ये कह के हिंट ये दिया है ट्रंप ने कि अब एक बार ये हो सकता है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाया जाए। हालांकि दुनिया में सबसे कम भरोसा किसी के ऊपर करना चाहिए तो अमेरिका के राष्ट्रपतियों पे करना चाहिए। ये सब कर रहा है, और अपने ट्रूथ सोशल पर वीडियो भी डाल रहा है, बम बम ईरान करके, बम बम तेहरान करके। वो क्या करने वाला है कोई नहीं जानता। असल बात यह है कि ये पहली बार हुआ है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों की जबरदस्त हार हुई है। और आप देखिए, इस पूरी लड़ाई में जो मुल्क ईरान के साथ थे, वो आज शान से सर उठाकर खड़े हैं, और जिन्होंने दाएं बाएं किया, जो इजराइल के साथ खड़े हुए, उनके सर शर्म से झुके हुए हैं। यही बात मैं लगातार कह रहा था कि आपको चुनना होता है इतिहास में कि आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं, और जब आप इतिहास के उलट खड़े होते हैं तो आपको बेकार में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मुझे बाकी मुल्कों से तो क्या लेना देना है, बाकी मुल्क जाने, वहां के नेता जाने, मुझे लेना देना है अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत, अपने इंडिया से। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हजारों लाखों लोगों ने ईरान का साथ दिया। मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सबने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान के साथ लड़ाई गलत हो रही है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट आ जाते हैं समझाने के लिए कि नहीं भाई, इजराइल के ऊपर वाकई थ्रेट थी। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो जरा ये बताओ कि इजराइल जब परमाणु बम बना चुका है तो क्या पूरे मिडिल ईस्ट पे थ्रेट नहीं है? फिर तो पूरे मिडिल ईस्ट को यह हक है कि वो इजराइल के जो एटॉमिक सेंटर है वहां पर हमला करके उसको बर्बाद कर दे। तब तो नहीं कहोगे ये सही हुआ। ये ज्ञान देना कि वाकई थ्रेट थी, क्योंकि हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, इन सबको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये बात बताइए कि हमास क्यों बना? हमास इसलिए बना, या फलस्तीन में रेजिस्टेंस इसलिए बना क्योंकि गजा को लगातार, गजा छोड़िए, गजा लफ्ज नहीं यहां इस्तेमाल करना चाहिए, यहां फलस्तीन कहना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन को लगातार धोखे दिए गए। जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहा गया था, जिसमें 49% जमीन होनी थी फलस्तीन के पास, वो 2-4% रह गई है, और उसको भी लूटने पे लगा हुआ है ज़ायनिस्ट इजराइल। हिजबुल्लाह क्यों बना? अभी कल की बात है। इजराइल ने बयान दिया है कि जो 5 इलाकों पे कब्जा है लेबनान के, वो उसको खाली नहीं करने वाला। तो फिर तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से हिजबुल्लाह को पूरा हक है कि वो लड़ाई लड़े और अपनी जगह खाली कराए। पहली बार भी हिजबुल्लाह इसीलिए बना था क्योंकि इजराइल लेबनान के अंदर तक घुस आया था, और उसको अपने मुल्क से बाहर करना हर लेबनानी का कर्तव्य था। उसी कर्तव्य को हाथ में लेकर हिजबुल्लाह बना था, जिसने
इजराइल को लेबनान से बाहर ढकेला था। हूथी क्यों बना था यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हूथी पर एक लंबा वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर सऊदी अरब ने वहां की राजनीति में इतना तमाशा नहीं किया होता, अपना दबदबा बनाने की कोशिश नहीं की होती, तो हूथी नहीं बनता। तो भाई अगर ये देश खतरा है इजराइल के लिए, तो इजराइल तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि वो जिस ग्रेटर इजराइल की बात करता है उसमें तो जॉर्डन की भी जगह है, उसमें लेबनान की भी जगह है, सीरिया में तो गोलन हाइट्स पे उसने कब्जा किया ही हुआ है, सऊदी अरबिया के भी जगह है। तो इन सबको खतरा होना चाहिए इजराइल से, बजाय इसके कि इजराइल को इन सबसे खतरा हो। तो ये लॉजिक बिल्कुल बेकार का लॉजिक है कि ईरान उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट है। ईरान अगर न्यूक्लियर बना लेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इजराइल न्यूक्लियर जब रखता है पहले से, तो फिर किसी और के न्यूक्लियर बनाने से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। खैर, डिफेंस एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, दुनिया भर के अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मेरा सवाल सरकार से है। हमारी सरकार अगर खुलकर ईरान के साथ खड़ी हुई होती, तो हिंदुस्तान में ईरान की एम्बेसी ने जो खत जारी किया है, जो लेटर ऑफ थैंक्स, जो शुक्राना जारी किया है, शाया किया है, उस शुक्राने में नाम भारत सरकार का भी होता। जी, भारत में ईरान की जो एम्बेसी है उसने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है, जिसका उन्वान है स्टेटमेंट ऑफ एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली। दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है उसका स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने बधाइयां दी हैं, शुक्रिया कहा है, शुक्राना कहा है उन लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। ये लिखते हैं कि एम्बेसी ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू ऑल नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए किसको किसको ये शामिल करते हैं, इंक्लूडिंग द एस्टीम्ड सिटीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, religious and spiritual leaders, university professors, members of the media, social activists, and all individual and institutions who in recent days and in various forms stood firmly and vocally with the great nation of Iran। यानी ईरान के साथ जो लोग खड़े हुए उनमें ये नाम लेते हैं नागरिकों का, हमारा और आपका, पॉलिटिकल पार्टीज का। याद कीजिए सोनिया गांधी ने ईरान के पक्ष में बाकायदा आर्टिकल लिखा था। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन एमपीज एमएलएज का जिन्होंने ईरान के पक्ष में वक्तव्य दिया। एनजीओज की बात करते हैं, धार्मिक नेताओं की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की बात करते हैं, मीडिया के मेंबर्स की, शायद हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट की बात करते हैं, और बाकी सबकी बात करते हैं। किसकी बात नहीं करते हैं? भारत सरकार की बात नहीं करते। इसमें भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत सीधी बात है कि ईरान आईना दिखा रहा है भारत सरकार को कि हम तुम्हारी मुश्किलात में हमेशा खड़े रहे। मसला कश्मीर पर भी जब मामला आया तो हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हमसे तेल खरीदा और हमने रुपयों में भुगतान लिया, लेकिन जब हमारी मुश्किल आई तो तुम हमारे साथ नहीं खड़े रहे। जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगा, तेल खरीदना बंद कर दिया। जब हमारे ऊपर इजराइल ने अटैक किया, उसकी मजम्मत करने से इनकार कर दिया। और जब 12 दिन की ये लड़ाई चल रही थी तो एक बार ये नहीं कहा कि ईरान सही के पक्ष में है। अब चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं। जरा पलट के देख लें, क्या इजराइल ने कोई ऐसा लेटर ऑफ थैंक्स जारी किया है भारत सरकार के लिए या अपने समर्थकों के लिए? नहीं किया है, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के भक्त प्रो इजरायली बने रहते हैं, यहाँ के भक्त स्टैंड विद इजराइल करते हैं। इजराइल कभी उनके लिए कोई थैंक यू नहीं कहता। आपने वो वीडियो देखी थी ना, जरूर देखी होगी, जहां एक भक्त हैं हमारे यूपी के ही कोई पंडित जी हैं, वहां पर गए और यहूदियों की पूजा चल रही थी, वहां साष्टांग हो गए, लेट गए, और पीछे से उनको लात पड़ी एक इजरायली की, एक जायनिस्ट की जो वहां पर था। ये इज्जत मिलती है वहां पर, गो इंडिया कहा जाता है। जब मुश्किल वक्त आया, बंकर में घुसने नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद ये भक्त जो है वो इजराइल की प्रोफाइल बनाकर और गोपालगंज और इलाहाबाद और कानपुर देहात में बैठकर इजरायली बनकर लगातार ट्वीट करते हैं। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, लेकिन इजराइल की तरफ से शुक्रिया नहीं आता। 200-400 रुपए आते हो अकाउंट में तो मैं नहीं जानता, लेकिन शुक्राना नहीं आता, क्योंकि इजराइल एक नाशुक्रा मुल्क है।
जिस मुल्क के रहने वाले उस ट्रंप के ऊपर बम गिराने की बात करें, उस अमेरिका के ऊपर बम गिराने की बात करें, जिनके भरोसे उनका वजूद है, उनसे आप किसी शुक्राने की उम्मीद क्या कर सकते हैं? एक नाशुक्रा मुल्क से आप किसी शुक्राने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ईरान ने जंग खत्म होने के तुरंत बाद यह शुक्राना जारी किया, बाकायदा ट्वीट किया इसको। ये एक झुका हुआ सर था। जीते हुए का झुका हुआ सर जो होता है वो उसकी इज्जत बढ़ाता है। जब जीता हुआ आदमी कोई एग्जाम पास करके आपके घर का बच्चा आता है आईएएस बन के, आईपीएस बन के, और घर वालों के सामने हाथ जोड़कर सर झुका लेता है, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा होता है कि हमने जीत हासिल की, मैंने सक्सेस हासिल की, लेकिन इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी इसमें हिस्सा है, इसलिए मैं आपके सामने सर झुकाता हूं। ऐसा ही झुका हुआ सिर है ईरान का, जो इजराइल के सामने नहीं झुका, जो अमेरिका के सामने नहीं झुका, जो उनके सामने नहीं झुका, जो ईरान को सरेंडर कह रहे थे। ट्रंप कहता है ईरान को सरेंडर, और उसके बाद ईरान ने जबरदस्त तरीके से इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी, उसको हराया। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि अरे ईरान कैसे जीत गया, उसके तो इतने लोग मारे गए, मेरा सिर्फ सीधा सा एक सवाल है, जरा बताइए इस पूरी जंग के बाद आपको इजराइल से कहीं खुशियां मनाने की कोई तस्वीर मिली है? गजा में मासूम मारे जाते हैं तो इजराइल में खुशियां मनाई जाती हैं, जीत मनाया जाता है। अगर ईरान पे जीत हासिल हो गई है तो कहीं खुशियां मनाने की वीडियो तस्वीरें इजराइल से आनी तो चाहिए। इसके ठीक कंपैरिजन में आप देख लीजिए, ईरान को तेहरान की सड़कों से लगातार खुशियां मनाने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, लोग अपने आप सड़कों पे उतर के आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बहुत साफ है जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। और इसीलिए जीता हुआ ईरान जब हिंदुस्तान में उन लोगों के सामने पूरी शान के साथ अपना सर झुकाकर कह रहा है कि शुक्रिया, लड़ाई तो हमने लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हुए, आपने हमारा नैतिक समर्थन किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, तो एक बार फिर से भारत सरकार को सोचना चाहिए कि वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बातें करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। भारत एक शानदार बड़ा मुल्क है और भारत का एक इतिहास है। ठीक वैसे ही ईरान एक बड़ा और शानदार मुल्क है और ईरान का भी इतिहास है। हमारा इतिहास अंग्रेजों से बहुत पुराना है। हमारे यहाँ 700, 800, 1000 साल पुरानी बिल्डिंगें आपको आज भी मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे आपको। हमारा इतिहास कई हजार साल पुराना है। ठीक वैसे ही ईरान का इतिहास भी कई हजार साल पुराना है। हम हिस्टोरिकल कंट्रीज हैं, हम ऐतिहासिक देश हैं, और इजराइल जो है कंट्री बाई एक्सीडेंट है, बनाया हुआ 70 साल पुराना मुल्क है। ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती जो है वो जाने किस जमाने की है, अंग्रेजों से पहले के जमाने की है। चाहे ट्रेड की हो, चाहे पॉलिटिकल हो, तमाम सारे हमारे रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा तो शायद आपको भरोसा ना हो। हमारे भगत सिंह के जो चाचा थे अजित सिंह और उनके साथ के लोग, जब हिंदुस्तान में उनको लगा कि गिरफ्तार हो जाएंगे, यहां तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो यहां से भाग के सबसे पहले ईरान गए। हुकूमत बरतानिया ने ईरान के ऊपर बहुत सारा जोर आजमाया कि इन लोगों को हमें सौंप दे, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, वो आजादी के लड़ाके हैं, हमारे मुल्क में आए हैं, हम उनको किसी भी हाल में नहीं सौंपेंगे। उसके बाद अजित सिंह आगे जाते हैं और उनके साथी तो खैर वहीं पर रुक जाते हैं, सूफी अम्बा प्रसाद तो वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पे उनकी कब्र है। तो आप सोच के देखिए, इतना पुराना हमारा रिश्ता है। ईरान से हमें तेल मिल सकता है, ईरान से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। मसला कश्मीर जब उठता रहा है तो ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। यह आगे भी हमारे काम आता, यह आगे भी हमारे साथ आता। और इन सब के बावजूद आपने ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया, जब चाइना वाला वो जो ग्रुप था एससीओ, जिसका बयान आया था, जिसमें सिर्फ इतनी मजम्मत की गई थी कि इजराइल ने अनप्रोवोक्ड हमला किया है, जो कि एक सच्चाई है, उसमें से भी आपने बाकायदा बयान देकर खुद को बाहर कर लिया। आपने कहा नहीं नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है, हम मजम्मत नहीं करेंगे। आप सोचिएगा कि ईरान के जो हुक्मरान हैं उनके पास क्या मैसेज आया होगा, क्या मैसेज गया होगा। यही सोचा होगा उन्होंने ना कि आज हमारी मुश्किल हुई तो ये मुल्क इजराइल के साथ खड़ा है। अगर आप इजराइल के हमले की मजम्मत नहीं करते हैं, इसका मानी यही है, भले आप कहें हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन इसका मानी यही है कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये इतिहास के
गलत साइड पर खड़ा होना होता है। इजराइल जीता भी नहीं, जीता ईरान। अगर अभी की देखें और अगर आगे की देखें तो हमें इजराइल की नहीं, ईरान की जरूरत है। ईरान जैसे तमाम मुल्कों की जरूरत है। अरब मुल्कों के बीच हमारी शानदार इज्जत रही है। पंडित नेहरू जब पहली बार सऊदी अरबिया गए थे तो जिस तरह से उनका एहतराम हुआ था वो इतिहास में दर्ज है। हमेशा हमारे अरब मुल्कों से बहुत अच्छे रिश्ते रहे और हम इजराइल के चक्कर में अब लगातार, हम नहीं भारत की सरकार इजराइल के चक्कर में लगातार अरब मुल्कों से, ईरान से और बाकी मुल्कों से दूरी बना रही है। ये भविष्य के लिए बहुत गड़बड़। ये भविष्य में जब भी कोई मुश्किल आएगी हमारे सामने, चाहे यूनाइटेड नेशंस के अंदर या कहीं और, तो हम अपने समर्थक खो रहे हैं। ईरान ने वही आईना दिखाया है ये लेटर जारी करके कि आपकी आवाम का बड़ा हिस्सा हमारे साथ था लेकिन आप हमारे साथ नहीं थे। मैं फिर से कहूंगा कि भारत सरकार ने जो विदेश नीति बनाई है अमेरिका के पीछे पीछे चलने की, और अमेरिका के पीछे चलने के चक्कर में इजराइल के पीछे पीछे चलने की, वो भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारी जो पारंपरिक विदेश नीति रही है उस पर चलने की कोशिश एक बार दोबारा होनी चाहिए। खैर, तीर जब निकल चुका है तो उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे अगर संभल जाए भारत सरकार, आगे अगर अपनी विदेश नीति पर सही तरीके से सोचना शुरू करे तो शायद थोड़ा बेहतर माहौल बन सके। अभी के लिए तो बड़ा अजीबो गरीब माहौल अपने लिए बना लिया गया है। एक हिंदुस्तानी के तौर पर, हिंदुस्तान के एक शहरी के तौर पर, और आप कह सकते हैं एक सहाफी के तौर पर, ईरान सरकार ने जो शुक्रिया कहा है मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत की आवाम हमेशा हक के साथ खड़ी होगी। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही टाइम है जब आप अपने समाज के अंदर जो नाराज लोग हैं उनको, उनसे बात करने की, उनको भी मनाने की कोशिश करना शुरू करें। अपने यहाँ औरतों को, बाकी लोगों को थोड़ी और आजादी दें, एक सच्ची डेमोक्रेसी अपने यहाँ स्थापित करें, तब आपको दुनिया में और ज्यादा इज्जत मिलेगी, दुनिया और ज्यादा फख्र के साथ आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब इजराइल और ईरान के बीच में ही तुलना करनी हो तो भाई ये सब तर्क बेकार हो जाते हैं। अगर ईरान एक धार्मिक देश है तो इजराइल भी एक कट्टर धार्मिक देश है, जहां जायनिस्टों के अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, जहां ईसाइयों के ऊपर थूका जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, अरबों को मारा जाता है, और हिंदू वहां नहीं है, वरना उनके साथ भी वही होता जो है, उनके ऊपर लात तो पड़ ही रही है। तो अगर इजराइल और ईरान की तुलना करनी होगी तो मैं 100 बार ईरान को चुनूंगा। तो इजराइल और ईरान की जब तुलना करनी हो तो फिर किसको चुना जाएगा, इसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं होती। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।